हेलो एवरीवन, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। और वी हैव ओनली लास्ट टॉपिक टुडे, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रेलवेज़ भी आ जाता है आपका। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी कंडीशन आपको पता है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही ख़राब थी। अंग्रेज़ों ने या फिर ब्रिटिशर्स ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था वो ओनली फॉर देयर ओन नीड्स या फिर अपनी फैसिलिटीज़ के लिए। जैसे उन्होंने एयरपोर्ट्स बनाए या टेलीग्राफ सिस्टम शुरू किया या फिर रेलवे शुरू किए, पोर्ट शुरू किए या सड़क बनाई, जो भी किया उन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ के लिए किया था। किस तरीके से देखते हैं हम, अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड टेलीग्राफ एटसेट्रा वर डेवलप्ड। सारी चीज़ें डेवलप हुई, बट द डेवलपमेंट वॉज नॉट टू प्रोवाइड द बेसिक एम्यूनिटीज़ टू द पीपल ऑफ कंट्री बट द सबसर्व द कॉलोनियल इंटरेस्ट। ये लोगों की ज़रूरतों के लिए नहीं किए गए थे इस्टेब्लिश, बल्कि किसके लिए किए थे, कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए इस्टेब्लिश किए गए थे। उन लोगों का काम था, उन्होंने पोर्ट किस लिए इस्टेब्लिश किए, ताकि यहाँ से सामान बाहर भेज सके। रेलवेज किस लिए इस्टेब्लिश किया, ताकि जो सामान रोड के ज़रिए से नहीं आ सकता, रेलवेज में आसानी से डाल करके और पोर्ट तक पहुँचाया जा सके। द रोड वर बिल्ट for mobilizing the army within India and for drawing out raw material from the countryside to the nearest railway station or port to the send these to England or other foreign lands। जो उन्होंने रोड बनाए, उन्होंने जो रोड डेवलप किए उसके लिए, वो किस लिए किए, ताकि जो उनकी आर्मी है वो इंडिया के अंदर वो आराम से घूम सके, या फिर जो सामान था, जो एग्रीकल्चरल जो गुड्स थे, उनको आसानी से रोड के ज़रिए से पोर्ट्स तक या फिर रेलवेज तक पहुंचाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है द रेलवेज हेल्प इन कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली इफेक्ट। रेलवे ने हेल्प किया कॉमर्शलाइजेशन में, इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी उसकी कॉमर्शलाइजेशन में, जिसने एडवर्सली इफेक्ट किया द कंपैरेटिव सेल्फ सफिशिएंट जो एग्रीकल्चर करते थे इंडिया के लोग, ऑफ विलेज इकोनॉमीज़। जो विलेज इकोनॉमी थी वो अपने लिए जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे उसकी बजाय अब वो कमर्शियल फार्मिंग करने लग गए, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा उन लोगों को। ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया। उन्होंने एक बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया टेलीग्राफ का इंडिया में। सिमिलरली सर्व द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जो इंडिया के लोग थे उनको ज़रूरत थी, बल्कि उन्हें अगर कोई मैसेज देना हो, कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो, तो उसके लिए उन्होंने इस्टेब्लिश किया था उस जो टेलीग्राफ सिस्टम था उसको। और रेलवेज़ किस लिए किया था, ताकि जो सामान है उसको लाद करके पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने जो भी सुधार किया या फिर उन्होंने जो भी बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, रोड, रेलवेज, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट या टेलीग्राफ, वो किस लिए किया था। उन्होंने अपनी फैसिलिटी के लिए किया था, ना कि इंडियंस की फैसिलिटी के लिए। आगे देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ रेलवेज। अब उन्होंने रेलवे बनाया, उस टाइम पे तो हमारे कोई काम नहीं आया था वो, बट धीरे धीरे बाद में अब वो हमारे बहुत काम आ रहा है। जिस टाइम पे उन्होंने बनाया था वो हमारे लिए नहीं बनाया था, लेकिन अब वो हमारे बहुत काम आ रहा है। किस तरीके से उन्होंने हमारी हेल्प करी, ब्रिटिशर्स ने या फिर रेलवेज ने क्या हेल्प करी। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन 1850। वैसे फर्स्ट रेलवे 1853 में चली थी, बट इंट्रोड्यूस किया उन्होंने 1850 में। इट इज़ कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन। इट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन रेलवे इन मैनी वेज। इट एनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड देयर बाय ब्रेक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। और इस रेलवे से क्या फ़ायदा हुआ कि जो लोग, जैसे मान लीजिए कोई इधर रह रहा था इंडिया में, इंडिया इतना बड़ा है, कोई नॉर्थ में रह रहा है, कोई साउथ में रह रहा है। अब अगर यहाँ से यहाँ जाना हो, पैदल जाएंगे, रोड से जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। रेलवेज ने क्या हेल्प करी कि जो जोग्राफिकल बैरियर्स या फिर यहाँ पर बीच में पहाड़ है, रेलवेज के क्या करते हैं, रोड को, रेल को, ट्रैक को सीधा करके वहाँ तक पहुँचा देते ट्रेन को। तो लोग क्या है, वहाँ पर अब आने जाने लगे, तो इससे जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स हटने लगे लोगों के बीच से। इट हेल्प्ड इन इंटीग्रेशन ऑफ नेशन। इसने पूरे देश को एक साथ जोड़ने का काम किया रेलवेज ने। बेशक उन्होंने अपने लिए किया था, लेकिन ये हमारे लिए भी हेल्पफुल हुआ था।
इसने रेलवेज ने हमारी पूरी कंट्री को इंटीग्रेट किया, एक साथ करने में हेल्प करी। इट फोस्टर्ड commercialization of Indian agriculture which adversely affect the self-sufficient of village economies। ये उसने रेलवेज ने एडवर्सली अफेक्ट किया था कि जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी विलेजेस की, उसको कमर्शलाइज करके और जो रेलवेज थी उसके ज़रिए से ब्रिटिशर्स के पास पहुंचाते थे, उसको फोस्टर कर रहे थे, यानी कि उसको बढ़ावा दे रहे थे कमर्शलाइजेशन को, जो इंडियन एग्रीकल्चर थी उसको। नेक्स्ट देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड अनडाउटली एक्सपेंडेड। और जो इंडिया का जो व्यापार था वो अनडाउटली उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा था, वो बढ़ रहा था, क्योंकि सामान जो था, जो गुड्स होता था, वो आसानी से और सस्ते तरीके से वो एक्सपोर्ट हो रहा था या फिर वो डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा था, तो उसकी कॉस्ट कम आ रही थी। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। अब भाई ये तो कॉमन सी बात है, अगर कोई भी नया काम या नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसने एम्प्लॉयमेंट भी दिया बहुत लोगों को। और अभी भी आज जो इंडियन रेलवे है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर जो यूनिट है, जो लोगों को सबसे ज़्यादा लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं। ओके, तो देखते हैं हम आगे। जो अब हमें अभी तक हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारे ट्रेड को, हमारे इकोनॉमी को, हमारे एग्रीकल्चर को या फिर हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको एक्सप्लॉइट किया। अभी तक हमने सिर्फ नेगेटिव बातें ही देखी। अब देख लेते हैं कि क्या वास्तव में जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उसके सिर्फ नेगेटिव इफ़ेक्ट थे या कुछ पॉजिटिव भी थे। अब इसका कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट थे या नेगेटिव इम्पैक्ट थे, क्या थे। पहले देखते हैं, हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। दे इंट्रोड्यूस द रेलवे सिस्टम। अब ये आपको और हमें पता है कि रेलवे सिस्टम था शुरू में उन्होंने अपने लिए किया था, बट वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पूरे कंट्री को इंटीग्रेट किया था, इकट्ठा करने का काम किया था रेलवेज ने। दे डेवलप द मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। उन्होंने मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप किया था। द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश बाय ब्रिटिशर्स। जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है वो उसको इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने। कैसे? उन्होंने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया था। और 1935 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बदल गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बदल गया किसमें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जिसे आज आप आरबीआई के नाम से जानते हो, जो बैंकर्स का बैंक है या फिर जो पब्लिक डेट्स है उनको मैनेज करता है। ओके, द डेवलप्ड इरिगेशन वर्क्स विच क्रिएट न्यू ग्रेन एंड कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया। उन्होंने कैनाल कॉलोनीज़ बनाई, जो पंजाब का एरिया था, हरियाणा का जो एरिया था, इन एरियाज़ में उन्होंने कैनाल कॉलोनीज़ बनाई थी। और यहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम था उसको डेवलप किया था। इससे क्या हुआ कि नए नए जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ थे या फिर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ थे वो बढ़ने लगे, क्योंकि वहाँ पर जो वाटर फैसिलिटीज़ थी वो इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम, पॉलिटिकल एंड यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री। पॉलिटिकली हमें स्ट्रॉन्ग किया और यूनिफिकेशन किया हमारी कंट्री का। हम पहले क्या होता था, जब अंग्रेज़ नहीं आए थे उस टाइम पे सभी के सभी क्या होती थी, देसी रियासतें थी। जो रियासतें होती थी वो अपने अपने लिए लड़ रही थी, सब की सब, या फिर अपने अपने लिए कर रहे थे सब। कोई भी भारत को नहीं जानते थे या इंडिया को नहीं जानते। हम आज कह देते कि हमारा भारत, हमारा इंडिया, बट अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडिया या भारत नाम की कोई आइडेंटिटी एक साथ नहीं थी। सब लोग अपनी अपनी रियासतों में रहते थे। बट अंग्रेज़ों के आने के बाद में इंडिया एक हो गया, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ लेकर के कंप्लीट इंडिया भारत बन गया या फिर इंडिया बन गया, कोई एक रियासत नहीं बनी। अब भाई फूल के साथ कांटे तो होते ही हैं हमेशा, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी बहुत होते हैं। अब उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल तक हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट तो होगा ही। पर कैपिटा इनकम वॉज लो। जो हमारी कंट्री थी वहाँ उसके लोगों की उस टाइम पे या अंग्रेज़ों के टाइम पे क्या था, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़ी मात्रा में अनएम्प्लॉयड थे लोग या फिर अंडर एम्प्लॉयड थे, उन्हें काम नहीं मिल रहा था। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग। इंडस्ट्रियल सेक्टर बुरे तरीके से रो रहा था या फिर उसकी बहुत बुरी हालत थी। फॉर मॉडर्नाइजेशन, वो पुराने टाइप से काम कर रहा था, वो मॉडर्नाइजेशन उसका ज़रूरी था।
डाइवर्सिफिकेशन उसका ज़रूरी था, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट उसकी ज़रूरत थी उसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। देयर वाज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, और कोई भी बड़ी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी इंडिया में, या वो इस्टेब्लिश भी नहीं करना चाहते थे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर ध्यान दे रहे थे, ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर ध्यान दे रहे थे, ना कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज सैडल्ड विथ सरप्लस लेबर, और जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो भरा पड़ा था, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो लेबर था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर लगे हुए थे, एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी, लेबर बहुत ज़्यादा लगे हुए थे लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था वो एकदम से डाउन था। मास इलिटरेसी, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग अनपढ़ थे या लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा भी कह सकते हो। तो आपने देखा कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दोनों चीज़ें रही, जो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए थे उसके बारे में भी। ओके, तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम क्या जान पाए हम इसके बारे में, कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस थे इंडिया के सामने देश आज़ाद होने से पहले या फिर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, तब से लेकर के और आज तक भी हमारे सामने बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही थी और आज भी कर रही है। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, और इसको धीरे धीरे करके हम इससे ओवरकम कर लेंगे, या फिर हमारी जो इकोनॉमी है उसने ओवरकम किया है उस चीज़ से। तो आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।